बिल अटके, सियासी झटके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। किसानों की बेहतरी के दावे के साथ केंद्र द्वारा लाए गए कृषि बिलों को अप्रभावी बनाने वाले राज्य के बिल विधानसभा से निकलकर राजभवन तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां से आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए हैं। महामहिम राज्यपाल ने इसी सत्र में पारित महामारी से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है, लेकिन इन बिलों के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए मामले में राजनीतिक आंच अब तेजी पकड़ रही है। दरअसल केंद्र के कानून बनाने के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों ने इसकी मुखालफत की थी और इनको इनफेक्टिव बनाने के लिए राज्य के अपने बिल पास कर दिए थे। खबर ये भी है हालांकि कि राजभवन में बिल पहुंचे ज़्यादा वक्त चूंकि नहीं हुआ, यानी कि इनका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है, इसलिए अभी तक फैसला नहीं लिया जा सका। लेकिन मामले का तकनीकी पहलू ये है, या यूं कहिए कि व्यावहारिक पहलू ये है कि गवर्नर केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, तो जहां केंद्र और राज्य आमने सामने हों तो उनका स्टैंड समझा जा सकता है। बहरहाल किसानों के दिल्ली में आंदोलन ने इस मामले को और हवा दे दी है और आज इस पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या बिलों को लेकर सियासत के आरोप सही हैं, क्या यह किसानों का हितैषी दिखने की राजनीतिक होड़ का नतीजा है, और अगर गतिरोध रहता है तो सरकार के पास वैधानिक विकल्प क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह शेखावत साहब हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस विचारक हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और सुरेश जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्लेषक हैं। आप बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अशोक जी, ये जो विधेयक हैं जिनको कांग्रेस शासित हमारी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर पारित किया था, उनका अभी तक कोई भविष्य निश्चित नहीं होना कांग्रेस की नज़र में सियासत कहा जा रहा है, आपकी नज़र में क्या है? देखो कि जिस प्रकार से विधानसभा में ये बिल लेके आए, ये बिल लाने से पहले आप ये देखें तो ये अध्ययन की बात करें, क्या ये विषय राज्य के विषय है, केंद्र का विषय है? यदि कानूनी बिंदु हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखते हैं तो संवर्ती सूची भी है, राज्य सूची भी है। संवर्ती सूची के अंदर विषय आता है तो व्यापार से संबंधित अंतर्राज्यीय व्यापार है, उससे संबंधित व्यापार करेंगे तो राज्य से नहीं होकर के सेंटर इसमें लॉ बना सकती है। जहां तक इन्होंने एमएसपी की बात इसमें जोड़ी है, तो एमएसपी का बिंदु कौन तय करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार तय करती है, उसके आधार पर क्रय किया जाता है, लेकिन इन्होंने इसको बिंदु को इसमें डाला है। लेकिन इस बिंदु में डालने से पहले वो ये देखते हैं कि राज्य सरकार क्या इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा भी कुछ किसानों का पैसा दे करके और उनसे फसल को क्रय कर सकती है क्या? ये उनको बिंदु नहीं डाला, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक मंशा के तहत जो केंद्र सरकार के बिल का खिलाफ के लिए और जो सोनिया गांधी जी ने जो लेटर लिखा, जो आर्टिकल 254 का हवाला देकर के सभी राज्यों को लिखा जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उसके कारण से ये बिल लेके आए हैं। जहां तक आप इन बिल में देखिए कि उन्होंने कहा कि सिविल के अंदर हम इसको उनको केसों को लेकर जाएंगे। सिविल के अंदर आज कितने, राजस्थान के अंदर कितने केसेस हैं? क्या उसका निपटारे के लिए आप किस प्रकार की कोई प्रणाली लेके आए? आपके पास सरकार है, आप लेके आइए, आपको कौन मना करता है? लेकिन हम जो प्रावधान लेके आए हैं वो नीलामी से, उनको किसानों को नीलामी से मुक्ति देने वाला हम लेके आए हैं। आप क्या लेके आते हैं? उनको मुक्ति से 70 साल से हम मुक्ति देने का प्रयास किया मोदी जी ने, अब उस मुक्ति से आप करना क्या चाहते हो? उनको वापस जकड़ना चाहते हो? कोई बात नहीं, किसान मंडी से भी अपना माल बेच देगा और बाहर भी बेच लेगा, लेकिन उसमें आपको दिक्कत क्या है? कोई करार हो रहा था, आपने खुद ने अपने इस बिल में एडमिट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट का आपने एडमिट किया, एडमिट करके सजा का प्रावधान किया, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो आपने स्वीकार कर लिया, इस बिल के माध्यम से स्वीकार कर लिया है। तो आपका बिल का जो औचित्य है राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल उसको एग्जामिन करेगा, उसके पास ये शक्ति, उसको संवैधानिक शक्तियां दी गई है, उनकी एक लीगल टीम होती है जो वैधानिक रूप से उसको देखती है क्या वो संवर्ती सूची के अंदर था जो है या नहीं है, और भी प्रावधान है उनको देखेगी, एग्जामिन करेगी, उसके बाद में इसका नतीजा आ जाएगा क्या इनके बिलों का क्या होगा। जो सवाल आपने अभी उठाए वो सारे सवाल विधानसभा में भी आपके नेताओं ने उठाए थे, और अब जब बात ये चल रही है क्या ये बिल अटक जाएंगे, तब आप ये कर रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सारी वजहों से जस्टिफाई हो जाता है इन बिलों का आगे ना बढ़ना, इनको मंजूरी ना मिलना?
देखो, कानूनी रूप से बिंदु की बात आती है तो कानूनी रूप से बिंदुओं के यदि इन विषयों के ऊपर केंद्र सरकार ने बिल लेके आए तो केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा पूरा बिल पारित किए गए हैं कि राजस्थान का विषय नहीं है। कई जो राज्य स्टेट है इनके कांग्रेस के, वो भी बिल लेके आए, केरला में भी लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में इसका लिटिगेशन पेंडिंग में पड़ा है अभी तक। तो इसके माध्यम से हम नहीं कह सकते कि हम तो ये कह रहे हैं कि बिल को लाने का राइट ही नहीं है। सिर्फ एक कांग्रेस को अपना एक माहौल खड़ा करना, चाहे भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर कोई भी बिल लेके आती है, चाहे संवैधानिक रूप से हो, चाहे सामरिक रूप से हो, या किसानों से संबंधित हो, और कुछ बिल हो, उनमें सिर्फ इनको विरोध करना है, विरोध की राजनीति इनको करनी है। श्याम जी, इस बात को लेकर तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी कि क्या ये राज्य सरकार के दायरे के मामले हैं जिन पर राज्य सरकार बिल बना सकती है या केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं बनता है। मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले वरुण पुरोहित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी ने जो कहा था आप बोल सकते हैं। वरुण पुरोहित। जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे बताइए, बार बार कांग्रेस 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 ये जपते हैं। मुझे ये बताइए, कोरोना काल में सितंबर में इन्होंने इमरजेंसी पार्लियामेंट सेशन बुला के फटाफट फार्मर्स बिल क्यों चेंज किए? पुराने एक्ट चल रहे थे। इनकी मैंने आपसे पहले भी कहा था, लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस है, फारसाइटेडनेस इनमें है नहीं, दूरदर्शिता है नहीं। कोरोना काल में किसानों को आक्रोशित किया और किसानों को अज्ञानी समझ रहे। किसान एक एक बात इसकी समझ रहा है। इन्होंने एमएसपी को उड़ा दिया, जो कि एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल होता है, उसके अनुसार खरीदारी होती है, जिसमें हरियाणा पंजाब के किसानों में 90% होती है, इसलिए वो उद्वेलित है। आप देखिए, पूरा दिल्ली को घेर लिया, उनको प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं करने दे रहे डेमोक्रेसी में। ये जब से आए 6-7 साल से इनकी सरकारें, पुरानी वाजपेयी जी की सरकार तो पार्टी विद द डिफरेंस थी, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम किया है। राज्यपाल तो हम कानून की किताब हो, चाहे सिविक्स थी ना स्कूल में, जब से पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्नामेंटल हेड है। मैं धन्यवाद देता हूं राज्यपाल महोदय को, उन्होंने केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो भावना है वो बता दी है देश को, किसानों को, कि वो किसी भी हाल में कॉर्पोरेट्स, पूंजीपतियों के हाथ में ही चलेंगे। इन्होंने जब संसद में पारित किया, किससे बात करी? किसानों ने मांग उठाई थी क्या? ये बिल्कुल चंड चालाकी से ये प्रावधान बता के और किसानों को समाप्त करना चाह रहे हैं। इरिगेटेड लैंड जो है वो कॉर्पोरेट खरीद लेंगे। आप बताइए, एपीएमसी जो कृषि उपज मंडियों का हमारा नेटवर्क हमने बनाया था, उसको ध्वस्त कर देंगे। अभी कोई रुकावट थोड़ी है बाहर खरीदने में, हम कई बार डिस्कशन कर चुके। बाहर भी बेच सकता हूं मैं, मेरा अनाज बेचता हूं, जरूरी थोड़ी कृषि उपज मंडी में ही जाके बेचूंगा। मेरे खुद का एक फार्म है, मैं तो बचपन से, टोकरे होते थे उस जमाने में, अब तो प्लास्टिक की आ गई चीजें, उस समय हम जा करके टमाटर के टोकरे बाहर रोड पे ही बेच देते थे। ये पूछने की क्या बात है? ये घुमा के, और आज क्या है, किसान पढ़ा लिखा है, अज्ञानी नहीं है, ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। और जो बार बार ये कर रहे हैं, स्टॉक लिमिट क्यों हटाई, उसका जवाब नहीं देते। भाई स्टॉक लिमिट आप क्यों हटा रहे हो? स्टॉक लिमिट हटते ही राज्य सरकारों के हाथ से वो चली गई चीज, कॉर्पोरेट्स के हाथ में हो गई। वो भंडारण करेंगे, जब किसान की फसल आएगी सस्ती, उसको भंडारण कर लेंगे, फिर अपने हिसाब से उसको तय करेंगे मूल्य। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आलू, मैं इतने साल हो गए मेरे को, आलू कभी इतना महंगा मैं नहीं देखा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इन्होंने निचोड़ ही खत्म कर दिया, आलू, प्याज, दालें, तिलहन सब हटा दिए। उसके बाद जब फ्री मार्केट आप कर दोगे, निजीकरण कर दोगे, जो 50 साल पुराना यूएसओ का, समझ कर लूंगा। श्याम सुंदर जी, पहली बात जो जहां से मैंने सवाल छोड़ा था आपके पास, क्या ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राज्य विधानसभा ने ये बिल बनाए हैं? देखिए जेपी शर्मा जी, बिल तो, क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 बिल लाई थी, उसके बाद इन्होंने कुछ अपने राज्य में जब लागू होते हैं तो कुछ नियम नहीं बन पाए थे, तो उन्होंने अधिकार के तहत लाए तो है ये। लेकिन देखिएगा, जिस प्रकार के तीनों बिल 2 नवंबर को पारित किए और राज्यपाल को भेजे, उसमें 3-4 चीजों का अलग से देखिएगा, उसमें बिल में संशोधन किया है इन्होंने। ये तो नहीं कि एक तो ये कहा कि सिविल अधिकार होगा, पहले सिविल अधिकार केवल एसडीओ और आपके कलेक्टर्स के माध्यम से उसको फैसला कराना चाहते थे, उसमें कहा कि इनको सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसमें 5 लाख का जुर्माना और 7 साल की जेल, ये कर दिया। इसके अलावा स्टॉक वाली बात थी, उसमें भी संशोधन कर दिया। तो ये सारा करके आपने जो बिल है, एक्चुअल में ये मंडी एक्ट था जो 1956 था, अगर उसके तहत ये लाते तो राष्ट्रपति के पास नहीं भेजने की जरूरत पड़ती। अभी ये बिल पहले राज्यपाल एग्जामिन करेंगे और राज्यपाल अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो राष्ट्रपति को सिफारिश के लिए भेजेंगे। क्योंकि ये बात तो सही है कि राजनीति में जिस प्रकार का राज्यपाल का नियुक्ति का साधन होता है, जो कुछ होता है, और राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और केंद्र सरकार के अनुसार कुछ भी करता है। लेकिन यह तो आरोप अभी तो लगाना हमारा इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि राज्यपाल ने अभी उस पे
लौटाया भी नहीं है और ना ही अभी किया है। इसलिए राजभवन में उनको रखने का अधिकार है उनके पास। चन्ना रेड्डी के जमाने में आप देखा था, एक बार जो हुआ था तो उसके बाद उन्होंने रोका था और किस प्रकार का माहौल बना था, तो बीजेपी ने बहुत आरोप लगाए थे। तो आज नहीं श्याम जी, एक चीज अब हम स्पष्ट करते चलें, मैं आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं, एक बात हम स्पष्ट करते चलें कि इन बिलों का राजभवन में 5 दिन 10 दिन 15 दिन अगर ये वहाँ रुके हुए हैं तो ये कोई बहस का या चर्चा का विषय ही नहीं बनता अगर दिल्ली में किसान आंदोलन नहीं कर रहे होते तो। अब चूंकि एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई है तो उसमें ये स्वाभाविक हो जाता है कि इससे जुड़ी कोई भी अगर कोई घटनाक्रम आसपास है तो वो चर्चा में आ रहा है, इसीलिए डिबेट में चर्चा में आ गया। बोलिए श्याम जी। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि हमारी विधानसभा ने नहीं पारित किया, हमसे पहले तो पंजाब कर चुका, छत्तीसगढ़ कर चुका, क्या उनके राजभवनों ने क्या उन बिलों को किया? अभी तक वहां भी निर्णय नहीं हुआ, वहां राष्ट्रपति तक भी नहीं भेजा गया है। तो ये बात सही है कि आज हमारे जो तीनों बिल हैं राजभवन में है, और क्योंकि प्रश्न जब उठता है कि हमने 4 बिल पारित किए थे 2 तारीख को, उसमें से महामारी वाला तो उन्होंने मंजूर करके भेज दिया, वो लागू भी हो गया प्रदेश में, लेकिन ये 3 बिल थे जो साथ गए थे वो राष्ट्रपति को सिफारिश के साथ जाने थे, वो गए नहीं। इसका मतलब ये है कि राजभवन उसको अभी वो यही कहेगा विधि सलाहकारों से हम एग्जामिन करा रहे हैं, उसके बाद अगर वो उनकी राय के अनुरूप हम निर्णय करेंगे। राज्यपाल को यह अधिकार है कि देखिएगा जो निर्णय करने के बाद उसको अरीज करके भेज सकते हैं वापस भी भेजा जा सकता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया। और अगर वो साल भर रोक भी ले तो उनको कोई कुछ कह नहीं सकते। मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि बिल आज ही हमारे को पारित करके दे दो, हम उसको लागू करेंगे। राज्यपाल को केवल इन बिलों पर सिफारिश भेजनी है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको लेकिन उनको बाईपास नहीं किया जा सकता, तरीका वही अपनाया जाएगा, तरीका वही है या तरीका कुछ और भी है। सुरेश जैन साहब, अगर ये बिल अटके रहते हैं, श्याम जी 1 मिनट, सुरेश जैन साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, ये बिल अगर राजभवन में अटके रहते हैं, वापस भी नहीं लौटाए जाते हैं और आगे भी नहीं भेजे जाते हैं, तो इन बिलों को अमली जामा तो जयपुर से वाया दिल्ली ही पहनाया जाना है। इसके लिए कोई और रास्ता, कोई और वैधानिक विकल्प बचता है क्या सरकार के पास? सुरेश जैन साहब। इससे रिजेक्ट कर सकते हैं, एक इसे अपने कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकते हैं, और एक अपनी सिफारिश के साथ राष्ट्रपति को भेज सकते हैं जी। और चौथा पॉइंट यह है कि वो इसे अपने पास विचार के लिए रख सकते हैं। अब संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि विचार के लिए रखने का जो प्रोविजन संविधान के आर्टिकल 200 में किया गया है उसमें उन्होंने टाइम लिमिट नहीं डाली, तो इनडेफिनेट पीरियड तक राज्यपाल इसको रोक सकते हैं। अब कानूनी रूप से तो कोई दूसरा रास्ता राज्य सरकार के पास नहीं है, लेकिन नैतिक रास्ता एक उनके पास में है, वो राजनीतिक रूप से विरोध कर सकते हैं, सोशल मीडिया में विरोध कर सकते हैं, और ये दोनों ना करना चाहें तो विधानसभा का सत्र वापस बुलाकर इन बिलों को दोबारा से पास कर एक नैतिक दबाव राज्यपाल पर डाल सकते हैं। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। एक बार एक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के एक्ट में कोई अमेंडमेंट किया गया था, उसे काफी दिनों तक राज्यपाल ने रोका, फिर राष्ट्रपति को भेजा, और राष्ट्रपति के यहाँ वो फाइल खोलने के कारण या किसी अन्य कारण से कई वर्षों तक अटका रहा, उसका कुछ अता पता नहीं पड़ा। तब विधानसभा ने मेरे ख्याल से 2 या 4 साल के बाद में उसे वापस से पास किया, फिर गवर्नर को भेजा, फिर गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेजा, और वो स्वीकृत होकर आया। तो इस समय राज्य सरकार के पास नैतिक दबाव डालने के लिए रास्ता यह है कि वो विधानसभा के सत्र दोबारा बुलाएं और इस बिल को दोबारा पास करा लें, लेकिन उसके लिए भी पर्याप्त समय की जरूरत होती है। अभी ये बिल पास हुए कोई बहुत लंबा समय नहीं निकला है, तो राज्यपाल कह सकते हैं कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषयों का टकराव हो रहा है, इसलिए मैं इसकी पूरी संवैधानिकता की जांच करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजूंगा। और ये उनका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आज तक चैलेंज भी नहीं हुआ है और पालना भी नहीं हुई है, तो यही रास्ता बचता है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है शायद अन्य किसी विधानसभा ने जो एक्ट पास किए हैं वो भी अभी शायद राष्ट्रपति को नहीं भेजे गए हैं, उनकी भी वही स्थिति है, और इस समय सिर्फ सरकार केंद्र का कानून ही लागू है। अच्छा जैन साहब, आप बारीकी से पढ़ते हैं चीज़ों को। एक तो जो पहला सवाल ही हमारे भाजपा मित्र जो हैं अशोक जी, उन्होंने उठाया कि ये
केंद्रीय सूची का विषय है, इसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। ये केवल एक जो होड़ है ना, राजनीतिक होड़, किसानों के हक में हम खड़े हैं ज़्यादा मजबूती के साथ, ये दिखाने का तरीका है, ऐसा इनका आरोप है। आप विशेषज्ञ आप हैं इसके, आपने बारीकी से पढ़ेंगे भी होंगे ये बिल। जो मैं समझता हूँ, मुझे जो दूसरे विशेषज्ञों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह था कि वही जो प्रावधान है भले ही उनको छुआ गया है, लेकिन जो राज्य के दायरे में किया जा सकता है उन चीज़ों को एक्ट में उतारा गया है। क्या ऐसा ही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। कृषि जो है राज्य का विषय है और इसमें पूरे देश के संबंधित जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उनमें केंद्र को अधिकार है। इसके अलावा केंद्र को यह भी अधिकार है कि वो राज्य के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है, और यदि राज्य सरकार उसके विपरीत कोई कानून बनाती है तो केंद्र का कानून ही उस पर उस समय लागू होगा, राज्य का कानून लागू नहीं होगा, बशर्ते राष्ट्रपति उस स्टेट विशेष संशोधन को स्वीकार न कर लें। स्वीकार कर लेंगे तो वो पर्टिकुलर संशोधन उस स्टेट पर लागू होगा, बाकी कानून पूरे देश पे लागू होगा। और आप जहाँ तक ये एमएसपी वाला मेन विषय चल रहा है, आप देखेंगे कि राजस्थान के कानून के अंदर भी इसके संबंध में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर मंडी के अंदर व्यापारी वैध प्रक्रिया यानी नीलामी लगा करके किसान की फसल बेचता है तो वह एमएसपी से नीचे बेची जा सकती है। अर्थात जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा किसान की जमीन अन्न खरीदेगा उसे तो एमएसपी पे खरीदना होगा, लेकिन जो मंडी में बैठा हुआ आड़तिया है, व्यापारी है या और भी कोई व्यक्ति है, वो बिना एमएसपी के खरीद सकता है। और किसान की मजबूरी यह है कि राजस्थान में 25% अधिकतम खरीद होती है एमएसपी पर, 75% तो उसे उस आड़तिया और मंडी के व्यापारी की इच्छा पर, उसकी रेट पर ही माल बेचना पड़ता है, वरना अपना माल समेट के अपने घर जाना पड़ता है। अगर बेचना है तो वो आड़तिया, और आपको पता है साहब सभी मंडियों में क्या होता है, आड़तियों की एक गुट बन जाता है, 10 घर आते हैं, 15 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी। कोटा जैसी बड़ी मंडी में कुछ ज्यादा आड़तिया होंगे, वो उस दिन तय कर लेते हैं कि माल कैसे बिकना है, और अगर रेट नहीं बढ़ी है तो उसी रेट पर काश्तकार को या तो बेचना होगा या अपने माल को जो उसे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा लगाया वो भुगतते हुए घर जाना होगा। इस नियम में ये प्रोविजन दिया है कि वो चाहे तो मंडी में बेचे, वो चाहे तो बाजार में किसी को भी बेच दे। अब यदि किसी बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री वाले को मंडी में गेहूं सस्ता मिल रहा है, बिना एमएसपी के मिल रहा है, तो वो काश्तकार से एमएसपी पर एग्रीमेंट करेगा ही क्यों? ये साधारण सा सवाल है। लेकिन वो फसलें जो हमेशा ही एमएसपी से ऊपर बिकती हैं उसे जरूर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला एमएसपी पे खरीदेगा, तो वहां भी काश्तकार को नुकसान है कि जो रेटें बढ़ती, जैसा कि दालों की रेटें कितनी बढ़ी हुई है, कोई एमएसपी पे नहीं बेच रहा है, वो बाजार में उसी दाम पे बिक्री तो हैं काश्तकार। वहाँ जी सुन रहे हैं आप सुरेश जैन साहब को? बिल्कुल सुन रहा हूं साहब। मुझे आप ये पूछिए सुरेश जैन साहब से, लीगल सिस्टम का क्या होगा? किसान कोर्ट में तो जा ही नहीं सकता, एसडीएम सुनेगा, तहसीलदार सुनेगा किसान की। और स्टॉक लिमिट का क्या होगा? आपने कह तो दिया, अभी बुराई बता दी, खामियां तो प्रशासनिक खामियां तो किसी भी चीज में हो सकती है, लेकिन आप नहीं, वो जब भी तो आप देखिए लीगल सिस्टम लेकिन को ये डालने भी की बात ग्रे है। एरिया आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेगा, उसका अपील नहीं। लेकिन ठीक है, सुनिए वरुण जी, सुनिए अशोक जी, आपने शुरू में ये कहा था कि जुडिशरी तो इतने मुकदमों के बोझ से दबी हुई है कि आपने एक रास्ता निकाला कि उनको जो दूसरे कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, उनमें भेजा जा सके। लेकिन ये भी आपने सोचा कि जुडिशरी के पास तो काम केवल मुकदमे सुनने का और फैसले करने का ही है। एक एसडीएम की क्या हालत होती है, उसके ऊपर कितने हुक्म चलाने वाले आदमी होते हैं, वो क्या क्या काम करता है, ये आप और हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये तर्क काम करता है क्या कि उनके पास समय का अफरात है, वो तो आराम से काम कर सकते हैं, वो तो फैसले कर देंगे, और उनको कितनी आसानी से दबाव में लाया जा सकता है ये भी सब जानते हैं। जेपी जी, उससे पहले उनको मध्यस्थ का भी है, और मध्यस्थ कौन सुनेगा? किसान और व्यापारी, या उसके साथ जो एग्रीमेंट करेगा वो चुनेगा। एग्रीमेंट की शर्तों का यदि कंडीशन का वायलेशन होता है, उसके आधार पर आप एसडीएम के पास में यदि समझौता नहीं बैठता है तो तब जाएंगे। उसमें भी लिमिटेशन तय कर दी है कि इतने दिन में तय होगा, इसका अपीलेट कोर्ट का तय होगा, और किसान को उसमें पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन जो राजस्थान के अंदर जो बिल लेके आए हैं, उस बिल में बताया, जैसे जैन साहब ने कहा, उस बिल के अंदर आपने मंडी से संबंधित को एमएसपी में नहीं जोड़ के इसमें क्यों एमएसपी के लागू कर दिया? बाहर के लिए, मतलब किसान के लिए कहां? जो अधिकतर 75% की कह रहे हैं कि फसलों का मंडी में जाकर के विक्रय करते हो जाकर के, उसका तो आपने एमएसपी में किया ही नहीं,
और जाके बाहर कर दिया, तो आपका एक्ट तो वैसे ही हो रहा, बिल वैसे भी आपका विवादास्पद है। आप तो सही तो लेके आते ना बिल के अंदर, आपको कुछ बिल में लाना था, कुछ किसानों के लिए करना था, ये कुछ तो प्रावधान जैन साहब ने करना बता था। दिया अशोक तो जी, अच्छे- आपकी पार्टी के लोग अगर ये किसानों की भलाई के लिए बिल है तो ये सारी चीजें आपके लिए आपके लोग क्यों नहीं बता पाते हैं? केंद्र नहीं, से हम लेकर तो बता राज्य रहे हैं तक। ना, हम तो बता रहे हैं इसके अंदर जो हम लेके आए, जो कांग्रेस बाहर जो बोल रही है, क्या इस बिल के अंदर वो चीजें बात कही है क्या? 4 चीजों के अलावा कोई बात नहीं है इसके अंदर कानूनी रूप के अंदर, और कानूनी में ऐसा प्रावधान है, उस प्रावधान में टिकेंगे ही नहीं आगे जाकर के। तो चलिए। ये अरे वो 4 चीजें क्या है अशोक जी, मुझे इंटरप्ट करने को मजबूर कर रहे हो। क्या होगा? ये कह रहे हैं कि बात नहीं कर रहे, किसान अज्ञान है, किसानों का अज्ञान बता रहे हो आप। वरुण जी कह रहे किसान अज्ञान है, आर्बिट्रेशन की किसान अपील कहाँ होती है हाई कोर्ट है? में। मैं तो खुद आर्बिट्रेटर हूं कंपनीज का, कई कंपनीज के केसेस करता हूं। आर्बिट्रेशन है, उसमें प्रावधान किया गया, आप पढ़ो उसमें। आपने की अपील होती है हाई कोर्ट में। किसान कहाँ जाएगा? सर, समय हो गया। तहसीलदार एसडीएम सुना कल वार्ता आप होगी नहीं है। जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आर्बिट्रेशन का किसानों के अलग प्रतिनिधि चीज है। कल केंद्र उसमें सरकार अलग के प्रावधान नुमाइंदों किया के गया साथ है। बैठेंगे आप उस आर्बिट्रेशन और मत उसमें जोड़िए क्या किसी फैसला को। होता है जिला इस पर न्यायालय सबकी मत नजरें जोड़िए। रहेंगी। चूंकि तमाम घटनाक्रम जो है, तमाम वार्ताएं बहस मुबाही से चर्चाएं उसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इस पर सबकी नजर रहेगी। फिर से बातचीत करेंगे हम। आज के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।